औरों को तो हम नहीं कह सकते कि कितने फॉरेनर्स थे, किसके साथ क्या हुआ है। मेरे साथ तो मुझे माँ के प्यार, बाप के प्यार, बहन के प्यार, भाई के प्यार इसी मुल्क में मिले। अगर हम इस मुल्क इंडिया के लिए अपने जान दे दे तो मेरा नाम भी शहीद भगत सिंह के बगल में लिखा जाएगा। बहुत सारे अफगानिस्तान में जगह है जो इस रिलेटेड टू हिंदुइज्म, नाम से पता लगता है। नाम से पता द बिगेस्ट बुद्धा स्टैच्यू वो अफगानिस्तान में अफगानिस्तान। मैं अब कहता हूँ तालिबान या इमारात इस्लामी किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। उसको जो ख़त्म किया, जो 52 मीटर बुद्धा स्टैच्यू को, वो पाकिस्तान में ख़त्म किया। अफसोस यही है कि अभी तक कोई मैनेजमेंट नहीं हुए। कोई भी हमारे बेटियाँ सब they are allowed to study up to 6th class. No education for ladies. No officially work for ladies. Ladies cannot work. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सरहद के पार। और सरहद के पार आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान से हमारे बीच मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल समद खान। डॉक्टर अब्दुल समद खान मूल रूप से काबुल के हैं। उन्होंने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। वो हरियाणा के रोहतक में रहकर उन्होंने पढ़ाई की, अपनी बीएससी उन्होंने यहाँ पे की मेडिकल से, और यहाँ के जनजीवन में पूरी तरह से रच बस गए। तो वो अपने आप को आधा इंडियन मानते हैं। वो मानते हैं कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, उनकी दूसरी सरजमी है। तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में, वहाँ की कल्चर के बारे में, लोगों के जनजीवन के बारे में, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो जानना चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो हमारे सांस्कृतिक तौर पे कितना करीब है और क्या चीज़ें हमसे थोड़ी जुदा हैं। तो एक दूसरे से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, बात आपसे करनी है कि अफ़गानिस्तान को लोग एक तरह से राजनीतिक नज़रिए से ही देखते हैं, लेकिन वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चरल जो हेरिटेज है, ज़िंदगी जो है वो कैसी है? लोगों का जीवन, अफ़गान जो नागरिक हैं कैसा जीवन है उनका, क्या रीति रिवाज हैं? तो ऐसी कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे, कुछ अलग चीज़ें आप बताएंगे हमें। सवाल आपके तो बहुत डीप है, मगर हकीकत में अगर हम आ जाए जी, अफ़गानिस्तान और इंडिया को ये समझो कि एक जैसे के रीत रवाज और कल्चर है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हम इंडिया की कल्चर से अलग है। यानी ऑलमोस्ट सेम कल्चर हम रखते हैं। हिस्टोरिकली हम बात करें अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री। और अगर हम ये कहते हैं कि हिस्टोरिकली अफ़गानिस्तान और इंडिया के तकरीबन 10,000 साल की हिस्ट्री है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि अशोक, बिल्कुल आपने अशोक के समय की बात की थी एक इंटरव्यू में हमारे यानी उसकी हिस्ट्री कितने साल की है। अफ़गानिस्तान के भी जो हिस्ट्री में जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो बोगदी कहते थे। और जो चाइना से एक बंदा हुन सांग आए थे जी, उस टाइम वो अपनी किताब में ये लिखे हैं कि ऑलमोस्ट 5 or 6,000 years हिस्ट्री कहते हैं कि हम देख लिया कि बुख्ती शहर में बैरके फ्लैग्स, रंगीन फ्लैग्स जी,
दिखाई दे दिखाई रहे थे बहुत दूर से। इसका मतलब है कि अफ़गानिस्तान एक हिस्टोरिक और एक बहुत पुराना जगह है। बिल्कुल, महाभारत में जिक्र आता है हाँ। कंधार का। गांधारी जो है उनका ये बताते हैं कि वो कंधार की रहने वाली थी। कुछ ऐसा खास ऐसे कुछ रीति रिवाज का जिक्र आप करना चाहेंगे जो इंडिया में भी उसी तरह से है और वहाँ भी उसी तरह से है? मैं आपको कहता हूँ गंधारा एरिया में जी जो अफ़गानिस्तान से लेके कुछ एरिया पाकिस्तान में भी आते हैं जी वहाँ पे कुछ ऐसे मंदिर हैं। वो मंदिरों को हिस्ट्री किसी को पता नहीं है जी। यानी ये कनेक्शन है। ये कनेक्शन जब गंधारा हिस्ट्री में हम देखें कि मंदिर है और मैं अब कहता हूँ बहुत सारे जगह है जो अभी तक अफ़गानिस्तान में उसके नाम संस्कृत में है जी। जैसे चंदन बॉई, जैसे बगराम। ये देखो ये बगराम जो मैं आपको कहता हूँ 50-60 साल से एक एयर बेस भी है। इसका नाम देखो जी, ये कनेक्शन है। देखो बगराम फ्रॉम जी बहुत सारे अफ़गानिस्तान में जगह है जो अगर हम उसको देखें इस रिलेटेड टू हिंदुइज्म। जी, नाम से पता लगता नाम है से पता लगता है कि एक ज़माने में यहाँ पे हिंदूज थे। हाँ। मंदिरों के बजाय हम ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में द बिगेस्ट बुद्धा स्टैचू, बिल्कुल बिल्कुल it was in Afghanistan। जी, बुद्धिज्म का बहुत बड़ा सेंटर रहा है। अब ये मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि हिंदुइज्म पहले थे या बुद्धिज्म जी, मगर द बिगेस्ट बुद्धा स्टैचू वो अफगानिस्तान was में in था। Afghanistan, which you know the Pakistan destroyed that। या I am not saying Taliban। ओ It was anyhow it was a historic statue बिल्कुल that was in Bamiyan। बॉमियान, बिल्कुल अभी भी एक स्लीपिंग बुद्धा जी। उसके सामने है। Now you know they are working you know to clean it। जी वो बुद्धा स्टैचू जो डिस्ट्रॉय हुए जी it was 52 meter height। 52 मीटर। 52 meter। अभी जो स्लीपिंग बुद्धा उसके सामने एक पहाड़ में जी मिल गए हैं। ये जो द बिगेस्ट ये ऑलमोस्ट 60 मीटर स्लीपिंग बुद्धा है। ओ इसके ऊपर तालिबान हुकूमत या इमारत इस्लामी काम कर रहे हैं कि इसको क्लीन करके और दुनिया के सामने लाए। मैं अब कहता हूँ तालिबान या इमारत इस्लामी किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। उसको जो ख़त्म किया जो 52 मीटर जी बुद्धा स्टैचू को वो पाकिस्तान ने ख़त्म किया। क्योंकि हमारे सबसे बड़े दुश्मन जो है पाकिस्तान के जर्नल्स है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस है, पाकिस्तान के अवाम हमारे भाई है। बिल्कुल, आवाम तो आवाम है। लोग तो एक मगर दूसरे से मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान के जर्नल्स जी पॉलिटिशियंस सिर्फ मेरे दुश्मन नहीं है, पूरे दुनिया की दुश्मन है। इंसानियत पूरे इंसानियत की पाकिस्तान के जर्नल्स और पॉलिटिशियंस है। बिल्कुल मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान के जर्नल्स इतनी चोर
अपने अवाम को भी नहीं छोड़ते हैं और जजीरे खरीदते हैं। जिस तरह के एप्सन के जजीरे थे, पाकिस्तान के जर्नलों के भी ऐसे ही जजीरे हैं जो पाकिस्तानी बच्चियों को वहां ले जाके उसके ऊपर बिजनेस करते हैं। ये पाकिस्तान के जर्नल्स के मैं खिलाफ हूँ, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के खिलाफ हूँ, पाकिस्तान के आवाम मेरा भाई है। हम अफगानिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे औरतों की हालत कैसी है? अब एजुकेशन, एक दर्द है मेरे दिल में। ये दर्द ऐसे ही दर्द है। मेरे 2 बेटियां हैं जी, मेरे कोई लड़का नहीं है। ये दर्द ऐसे ही दर्द है जब एक बाप के हैसियत से। ये मेरा दर्द नहीं है, मेरे तरह सारे अफगानिस्तान के बाप की यही दर्द है। अफसोस यही है कि अभी तक 4 साल हो गए जो इमारत इस्लामी या हुकूमत तालिबान यही कहते हैं कि we are going to manage education for ladies। 4 साल हो गए कि कोई मैनेजमेंट नहीं हुए। कोई भी हमारी बेटियां सब they are allowed to study up to 6th class। Okay। More than that, they cannot go to school। There is no more school, no education for ladies, no officially work for ladies। Ladies cannot work। हालांकि women जो है जी, in a lot of countries they are more than 50% of the community। yeah। अफगानिस्तान में हम ये कहते हैं कि at least 50%। एटलीस्ट 50%, बिल्कुल सही बात है। दुनिया में सब जगह पे है। मगर जो भी काम करते हैं अभी ओपनली काम नहीं कर सकते। आई प्राउड ऑफ दीज लेडीज। मैं फख्र करता हूँ वो इस लेडीज को कि अपने घर में जी काम करते हैं और फैमिली को सपोर्ट करते हैं। मेरा गिला, मेरा शिकवा इमारत इस्लामी हुकूमत से और मैं अपने तालिबान भाई से ये है कि एटलीस्ट प्रोवाइड एजुकेशन फॉर गर्ल्स, माय डॉटर्स। क्या ठीक है, मुझे फैसिलिटी मिल रहे हैं, मेरे पास ये फैसिलिटीज है कि अपनी बेटियों के लिए बेस्ट एजुकेशन ऑनलाइन। they are doing, they are in high school in Oxford, or my elder girl, she is studying online in the best universities of the world। I can afford। जी, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते। सब लोग तो नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी होंगे जो दूसरे देशों में जाके पढ़ती है। दूसरे देश में जाने के लिए भी सब अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, जा नहीं सकते। अब अगर पासपोर्ट वाइज हम देखे, यानी एक लिस्ट आए थे कुछ दिन पहले की बात है। अफगानी पासपोर्ट इज इन द एंड 101, यानी 1 से लेके 101 पासपोर्ट वो है जो अफगानी यानी किसी मुल्क में जी अफगानी पासपोर्ट के साथ सफर नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे आपकी इंडिया है ओनली 37 और 70 कंट्रीज में, जो मोर देन 40 कंट्रीज वो कंट्रीज है जो जैसे कोई आइलैंड है। जी बिल्कुल, ये अफ्रीकन कंट्री है। अफगानी पासपोर्ट में एक कंट्री में बगैर वीजे के आप सफर नहीं कर सकते हैं। तो अफगानी कहाँ पे जाएंगे? जाए। तो यूथ जो है उसके क्या सपने हैं वहाँ पे? यूथ के अगर
लड़की है या लड़का है, they want to educate, they want to study, और सबकी उम्मीद ये है कि हम एक आज़ाद अफगानिस्तान में रहें। हालांकि मैं कहता हूँ कि वो सवाल ही मत करो कि मुझे आंसू आ जाए। सॉरी। अब कि ये सवाल इन्हें वाकई मेरे उस जख्म में उंगली लगाए जो मेरी जवान बेटियां, जवान लड़के हम कहीं नहीं जा सकते। ये मैंने आपको कहा था कि वो सवाल मत करो। क्या करें, ये इंसान का दर्द है। सवाल जहाँ पे मैंने कह दिया कि ये मेरी दिल की दर्द है। मैं सिर्फ अपने बेटियों की बात नहीं करता, सारी बेटी अपनी बेटी। अफगानिस्तान के बच्चियां जो है वो सब मेरे बेटियां हैं। चलिए विषय बदलते हैं। अफगानिस्तान के लोग इंडिया को किस तरह से देखते हैं, किस नजर से देखते हैं? ये बहुत अच्छे सवाल किया आपने। Almost any beginning of Karzai government, जी, अफगानिस्तान में एक मेड इन इंडिया एग्जीबिशन हुए थे। जी, सबसे पहले उस एग्जीबिशन की लॉजिस्टिक मैंने प्रोवाइड किया था। ओके। तो एग्जीबिशन के लिए तकरीबन ऑलमोस्ट 300 इंडियन बिजनेसमैन ये आए थे। जो ऑर्गेनाइजर थे जी, मेड इन इंडिया एग्जीबिशन के, क्योंकि हम लॉजिस्टिक थे तो बहुत अच्छे होटलिंग, गेस्ट हाउस वगैरह सब मेरी कंपनी ने अरेंज किया था। तो जो मैनेजर थे और 3 बंदे थे यही ऑर्गेनाइजर के, कहते वी नीड टू गो टू बार्बर शॉप। ओके। मैंने ओके लेट्स गो। बार्बर शॉप में जब हम अंदर गए तो वह टीवी चल रहे थे इंडियन मूवी के। मुझे कह दिया कि समद खान ये क्या है? मैंने ये समझो कि अब इंडिया में है। तो मैंने कह दिया यार ये मेरे दोस्त थे इंडिया से, इन लोगों को हम लाए हैं, हजामत करवानी है। इंडियन की मुकाम या हैसियत अफगानिस्तान में ये है, 3-4 बंदे थे, वो सब कटिंग किया, शेविंग किया वगैरह। कहते कितना हुआ? मैंने इससे पूछो जी, जो बार्बर शॉप है। कहते अब इंडियन है? कहते हाँ। कहते आपके लिए फ्री। क्या बात है। ये मेरी आवाज अगर वही ऑर्गेनाइजर्स सुन रहे हैं वो खुद अपनी आवाज निकाल दे कि हम न्यू सिटी में बार्बर शॉप में इन लोगों को हम ले गए। जी, ये है वो अपनापन, वो प्यार, वो मोहब्बत, ये तो दिलों का रिश्ता। एक चीज मैं आपको कहता हूँ, मैंने हिस्ट्री आपको कह दिया अशोक के टाइम जी, बिल्कुल। अभी तक हम वही है जो हजारों साल पहले हुआ करते थे। एक चीज और आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे आपके यूट्यूबर्स जी काबुल में देखे, कभी कभी
काबुल मज़ार के रास्ते में हम्म। एक्सीडेंटली हम देखे, यही बात हमको कहते हैं कि जी। पूरे अफगानिस्तान में हम जहाँ पे खाना खाते हैं हम्म। और उन लोगों को पता, ये कहते हैं, वो पूछते हैं उन लोगों से जी। पाकिस्तानी, कहते नहीं इंडियन, हम्म। कहते हैं हमारे खाने के पैसा नहीं लेते हैं। नहीं लेते, क्या बात है। मैं अब कहता हूँ, मैं भी अफगानिस्तान में बीइंग पागल खान बहुत ट्रैवल करता हूँ, मेरा बिजनेस भी ऐसे ही है कि आई हैव टू ट्रैवल अ लॉट। जी। आप तो इंडिया के एम्बेसडर है वहाँ। नहीं, जहाँ भी हम देखते हैं इन लोगों से, यूट्यूबर्स वगैरह, कहते जब मैं इंग्लिश और हिंदी में उन लोगों के साथ बात करता हूँ तो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं यार पैसा नहीं लेते हैं, क्या करूँ। मैंने कहा यार काश हम भी इंडियन होते, ये हमसे पैसा लेते हैं, आपसे नहीं लेते। क्या बात है। मैं एक कहानी का जिक्र कर रहा था, रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही मशहूर कहानी है काबुली वाला, उस पर एक फिल्म भी बनी थी। और हम लोग उससे अफगानिस्तान को थोड़ा दिलों के बीच में जो पुल है उसको महसूस करते हैं। एक समय पे आते थे बहुत सारे लोग यहाँ पे मेवे बेचने के लिए, हींग बेचने के लिए, और उनके साथ बिल्कुल दिल का रिश्ता रहता था। तो वो एक समय था जब दिलों में दूरियां नहीं थी, सरहद की जो बाढ़ थी कटीली नहीं थी इतनी, वो रास्ता छोड़ देती थी जब हम एक भाई दूसरे भाई से मिलने के लिए जाता था। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसी शख्सियत है दुनिया में, ये सिर्फ इंडिया में नहीं जी, दुनिया में, जो हमेशा उसकी राइटिंग हकीकत के बेस में थे। वो ये नहीं थे कि अपने ख्याल से या इमेजिनेशन कर दे, वो हकीकत दे के लिखते थे। और ये जो टैगोर साहब के काबुली वाले के बुक है, उसके बाद में जब मूवी भी बने हैं, अगर आप बुक पढ़ लो जी, वाकई आपको पता लगता है कि मूवी उसके सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, बुक में कुछ इमोशनल म्यूजिक दिए है या एक गाना दिया है, वो मेरे प्यारे वतन, जय मेरे प्यारे वतन, बिल्कुल। मगर वो मेरे प्यारे वतन की सॉन्ग जो है वो बुक में नहीं है। नहीं। बुक में वो मेरे प्यारे वतन के बजाय उसकी बेटी के हाथ के निशान है। बिल्कुल। और उस बुक में टैगोर साहब ने वही असली निशान दिखाया है, काबुली वाला खान के दिखाया है। और कहाँ पे? कलकत्ते में। और ये एक चीज, फिर ये सवाल फिर मेरी आंखों में आंसू लाए। वो एक चीज की टैगोर साहब ने एक हकीकत बताया है कि एक पठान की दिल और मोहब्बत अपनी लड़की के साथ कितना है। ओ ठीक है, मूवी में बहुत सारे इमोशनल म्यूजिक है, मगर हकीकत में क्या है कि देख पठानों को, वो बेशक अफगानियों को अपने बेटों के साथ इतना प्यार नहीं है, बेटियों के साथ है, इसलिए कि वो अपनी बेटी के हाथ के निशान अपने साथ लेके जाता है। इसी तरह मैं अपने सारे बेटियों के साथ इतना
प्यार करता हूँ कि अल्लाह करे कि उन लोगों की तालीम की, एजुकेशन की कोई हालात बने। बार बार अब हम करवाते हो। चलिए फिर थोड़ा सा बदलते हैं और आपको वापस इंडिया में लेके आते हैं। आप इंडिया में रहे तो थोड़ा हो सकता है कुछ चीज़ें इमोशनल भी हों, लेकिन वो हकीकत हम जानना चाहते हैं कि जब कोई एक यंग लड़का एक दूसरे मुल्क में आता है पढ़ाई करने के लिए, तो उसके पहनावे को लेके, उसकी भाषा को लेके, उसके कल्चर को लेके, उसके नाम को लेके या उसके मज़हब को लेके उसको कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो थोड़ा सा भेदभाव भी करते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे कुछ ऐसा झेलना पड़ा? तो क्या एक्सपीरियंस है आपका रोहतक का? रोहतक, खैर मैं और कुछ नहीं कहता हूँ, इतना हम कहते हैं, कहता कोई भी मंदिर इधर नहीं है जो हम नहीं गए हैं, और कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने नमाज नहीं पढ़े हैं। क्या बात है। हालांकि ये किला रोड में मस्जिद भी है, वो मुझसे दूर पड़ते थे जी। हम कोई भी मंदिर में भी जब हम गए हैं एक कोने में नमाज पढ़े हैं। जब मंदिर की पंडित देखा है हमको, मुझे आशीर्वाद दिए हैं। क्या बात है। मैं कहता हूँ कि शायद कोई भी ऐसे मंदिर नहीं है जो उसमें हम नमाज नहीं पढ़े हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है ये। और ये चीज़ दिखाती है कि हमारे दिल कितने बड़े हैं। ये लोग तो कहते हैं, मेरे लिए मंदिर में नमाज पढ़ूं, मस्जिद में, चर्च में वगैरह में एक ही बात है। यहाँ चर्च एक ही है, मस्जिद किला रोड में है, चमेली मार्केट में भी है। खैर मुझे ये किला रोड याद है। रमज़ानों में हम मस्जिद में इफ्तार के लिए शाम को जाते थे। बाकी हम जो इधर रहते थे, मैं मलिकर मोड़ में रहता था। जी जी जी। सबसे नज़दीक मंदिर इधर ये वो फाटक है ना। जी 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 जी, फाटक के पास जो हनुमान मंदिर है। जब नमाज के टाइम होते थे, हम रोड पे नमाज नहीं पढ़ते थे, मंदिर के अंदर जाते थे। और एक चीज़ और भी है, मंगलवार को भी आते थे हम। मंगलवार को भी आते थे। खैर पूजा के लिए भी आते थे, तो कुछ लोगों से मिलने के लिए भी आते थे। जी। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जिसने आपका दिल जीत लिया हो रोहतक में? खास बात। खास बात, कोई वाकया याद आता हो आपको? रोहतक में मेरी बहुत बड़ी कमाई जो है, वो मेरे कुछ यार दोस्त है। एक तो ज़ैनी के नाम पे है, मैं असली नाम उसका नहीं बताऊंगा। अच्छा। दूसरा सुभाष जी है। एक दो दोस्त जो अभी दुनिया में नहीं है, शाम बथेजा, ये मेरे कमाई है रोहतक में। एक और चीज़ है, जब हम जब भी बाहर जाते हैं तो अपने परिवार को याद करके बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि कोई हमें संभाल ले, कोई हमारे कंधे पे हाथ रख दे, हमें रोना आए तो कोई हमें गले लगा ले। तो कभी आपको ऐसा यहाँ रहते हुए ऐसा भावुक पल आपकी ज़िंदगी में आया हो और रोहतक ने आपको संभाला हो? वाह, ये तो आपने बहुत अच्छे सवाल किया। बदकिस्मती से वो भी फौत हुए हैं, यानी मर गए हैं। ऐसे ही मौत है मेरा इधर। तो यानी
अगर मेरे माँ जो असली माँ थे हम्म। उससे कम नहीं थे। हम्म। जसविंदर या जैसी के माँ ओ, सरदार जी वो मेडिकल क्वार्टर्स में रहते थे। अच्छा। बोली के नाम पे मेरे सिस्टर जो अभी यूएसए में है, जसविंदर अकाउंटेंट थे यूनिवर्सिटी में। तो उनकी जो माताजी थी वो अरे मैं आपको कहता हूँ, मुझे यहाँ पे रह के यही महसूस हो रहे थे कि ये मेरे असली माँ है। असली माँ है। क्या बात या ये मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि गरम रोटी, फिर कहते थे बेटा ये असली घी आपके लिए रखे। ये माँ ही खिला सकती है, ये माँ ही कर सकती है इतना। ये यानी मैं कहता हूँ, और उसकी शौहर जो थे यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज के डीन हुआ करते थे। ओ, अभी चाहे तालिबान मुझे पकड़े और दुनिया, ये जो आप देख रहे हो ओल्ड मॉन्क जी, ये उस टाइम 18 रुपए में मिलिट्री कैंटीन से और कहते बेटे साथ पियेंगे। क्या बात है। आपने कह दिया किसी ने आपके कंधे पे हाथ रखे। देख मैं अपने घर से जवानी में यहाँ एक फॉरेनर, इन लोगों ने मुझे माँ बाप के प्यार दिया है, बोली ने मुझे बहन के प्यार दिए हैं, जैसी अभी चंडीगढ़ में रहते हैं एक भाई के प्यार दिए हैं, और वो एक और भाई भी थे हमारे पॉली वो थोड़ा सा वो थे बदमाश खैर, मगर घर के प्यार, घर का प्यार, यानी माँ के प्यार, बाप के प्यार, भाई बहन के प्यार मुझे रोहतक में मिले हैं। एक चीज़ और, आप भारत को अपनी दूसरी मातृभूमि कहते हैं, तो कैसा आपको शुरू में ऐसा लगा था कि आपको इतना लगाव हो जाएगा? पहले से तो हम ये नहीं कह सकते हैं, मगर ये हो गया। कभी कभी यार दोस्त के साथ जब हम बात करते थे, यही कहते थे कि हम अपनी गोल्डन टाइम जिंदगी की इंडिया में गुजारे हैं, यानी जवानी के टाइम। तो ये मेरे दूसरा मुल्क हो गए। वो गलियां हमने नहीं बोले जहाँ पे हमने जवानी लुटा दी। एक बहुत फेमस गजल भी है ये, मगर वाकई में अब कहता हूँ हर इंसान को एक फितरत होते हैं। ठीक है हम अफगानिस्तान में थे और 10 साल जवानी की रोहतक में इंडिया में हमने गुजारे। औरों को तो हम नहीं कह सकते कि कितने फॉरेनर्स थे, किसके साथ क्या हुआ है। मेरे साथ तो मुझे माँ के प्यार, बाप के प्यार, बहन के प्यार, भाई के प्यार इसी मुल्क में मिले जी। तो ये तो मेरा दूसरा मुल्क हो गया। हो गया। और इसके लिए, इस मुल्क के लिए भी अगर हम अपने जान भी दे दे, अभी भी इन 65 years old बंदे हैं, अभी भी अगर हम इस मुल्क इंडिया के लिए अपने जान दे दे तो मेरा नाम भी शहीद भगत सिंह के बगल में लिखा जाएगा। जी। 2 सवाल छोटे छोटे, बात को खत्म करते हैं, इसको वाइंड अप करेंगे। सवाल ये है कि पहला तो ये कि अगर आज आपको मौका मिले
कि अफ़गानिस्तान में आप कुछ ऐसी जगह पे पहुँचे कि आप कुछ बदलाव कर पाए, तो वो क्या बदलाव करना चाहेंगे सबसे पहले? बच्चियों की एजुकेशन। बच्चियों की एजुकेशन, गुड। दूसरा सवाल, 65 साल आपने बताया उम्र है, इतना अनुभव है। मुझे आपसे बात करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी बात की, और उससे मुझे लगा कि इस मुल्क को मैं जितना जानता हूँ आप किसी तरह से कम नहीं जानते हैं उसको। यहाँ के जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो खासियत है, यहाँ की जो ताकत है, उसको भी जानते हैं। अफ़गानिस्तान की चीज़ों को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ के लोगों को, ख़ास तौर पे यूथ को, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यानी मैं अपने छोटे भाइयों को, बहनों को जो इंडिया में रहते हैं, एक संदेश और एक चीज़ हम कहते हैं कि अपने मुल्क से, अपने वतन से प्यार करें। प्यार करें, बहुत बढ़िया। ये आज़ादी जो इंडिया को मिले है, ये मुफ्त में नहीं मिले हैं। हजारों लाखों करोड़ों शहीदों से आप लोगों को मीरास मिला है, इर्स में मिले हैं। जी। उस शहीदों को फरामोश या मत भूलना, और उस शहीदों के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, अमन के लिए, और भाई बहन जी में हमेशा जवानों से मुझे ये तवक्को है कि एक साथ रहें, एक साथ रहें, मिल के रहें, मिल के रहें, अमन के लिए काम करें, अमन के लिए, इंसानियत के लिए काम करें। तो बहुत गहरी बातचीत हमने की, बहुत उतार चढ़ाव आए, आंखों में आंसू भी आए, और फिर जोश भी दिखाई दिया। ये सारी बात से हम यही समझते हैं कि किसी मुल्क को, किसी देश को, उसकी जो राजनीतिक खबरें हैं उनसे नहीं समझा जा सकता। जो लोगों के अनुभव हैं, जो जीवंत अनुभव हैं, जनजीवन जो है, उनको समझना होता है, उन सपनों को समझना होता है, उनकी आवाज़, जो दिल की आवाज़ है, उसको समझना होता है। और सरहदें जो हैं वो नक्शे बनाती हैं, लेकिन जो दिल है वो जोड़ता है, वो हमें पुल बनाता है, जो आपने बताया, का पुल। तो अफ़गानिस्तान और भारत दो अलग अलग देश हैं, लेकिन संस्कृति, भावनाओं और उम्मीदों में हमारे बीच में बहुत सारी समानताएं हैं। अफ़गानिस्तान सिर्फ खबरों का देश नहीं है, वो उम्मीदों का देश है, संघर्षों का देश है, सपनों का देश है। और वहाँ के लोग भी अब हमारी तरह से सपने देखते हैं, शिक्षा चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, और भारत को उम्मीद और दोस्ती के रूप में देखते हैं। तो हमारे मेहमान डॉक्टर अब्दुल समद खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में यही एक बात कहता हूँ जी, हम लोगों को ये पॉलिटिकल सरहदें अलग किए हैं, जी, दिल से हम एक मुल्क है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतने लंबे समय तक हमारे साथ रुके रहे। अगर आपको हमारी ये बातचीत कहीं अच्छी लगती है, बहुत मायने खेज लग रही है, तो ज़रूर दूसरों के साथ इसको साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।